कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं अपन आज इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट। अपन बात करेंगे आज इंडियन पॉलिटी की। किसकी बात करेंगे? इंडियन पॉलिटी की। और हम बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कहां पर क्या है। प्रीलिम्स के अंदर 6 यूनिट के अंदर पॉलिटी है, और मेंस के अंदर अपन बात करें तो जीएस पेपर 2 के पार्ट 1 के अंदर पॉलिटी है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 मार्कर और हमारे प्री के फैक्ट्स दोनों क्लियर होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। मतलब क्या है? इंग्लिश वाले ध्यान देंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस की बजाय हमने कौन सा वर्ड जोड़ा? आर्म्ड रिवेलियन। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब आपको पता है जो थर्ड इमरजेंसी लगी वो किसके बेसिस में लगी? इंटरनल डिफरेंस के बेसिस, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस में लगी। और इस बेसिस को अब क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। मतलब अगर आप क्या करोगे, अपने आर्म्स एंड एनिमेशन लेके आ जाओगे तभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये 44th अमेंडमेंट 1978 के अकॉर्डिंग जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तब उन्होंने ये काम किया था। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उद्देशिका का मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, रिजोल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं, उद्देशिका की संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो ध्यान रखिएगा 12 जनवरी 1947 के अंदर क्या किया? रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, उद्देशिका को अडॉप्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1947। आइए अगली बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कब किया गया? ध्यान रखिएगा, ट्राई कलर को कब संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा अप्रूव किया गया? तो 22 जुलाई 1947। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि ट्राई कलर को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कब अप्रूव किया? तो 22 जुलाई 1947। अगली बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 के अंदर। और प्रारूप समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही पूरा संविधान बनाया और संविधान बनकर तैयार हुआ। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूसीसी की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और यूसीसी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आया ये भी आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग आया है। और आपको पता है कि यूसीसी लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, गोवा। सेकेंड स्टेट कौन सा हुआ यूसीसी लागू करने वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड। आइए अगली बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोविजन है वो कहाँ पे किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर दिया है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 124 के अंदर। यूसीसी बहुत ज्यादा चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 44 डीपीएसपी का पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? 124 के। आइए अगली बात करते हैं। अब अगली बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की। और सबसे पहला क्वेश्चन अगला हमारा है कि भारत सरकार का क्या है सर्वोच्च विधि अधिकारी, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर इंडियन गवर्नमेंट का कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात? इनकी बात कहां की गई है? आर्टिकल 76 के अंदर। और 2 सॉलिसिटर जनरल भी इनकी हेल्प के लिए नियुक्त होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक व्यक्ति है रंजीत कुमार जो कि सॉलिसिटर जनरल भी हैं। इस समय हमें बताइए हमारा अटॉर्नी जनरल कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाने का प्रावधान कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो मध्य प्रदेश बना है ये भी क्या बना है, कैसे बना है? ध्यान रखिएगा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो 14 स्टेट और 6th यूनियन टेरिटरी बनी थी उनमें से एक।
ध्यान रखिएगा इसी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया था, आर्टिकल 238 को नल एंड वॉइड किया था। क्लियर हो गई बात। आर्टिकल 238 को जरूर एक बार आप लोग देखें। आइए अगली बात करते हैं, लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। ध्यान रखिएगा अपने को तो यह बताना है कि लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखिएगा लोक उपक्रम समिति के अंदर मेंबर्स की संख्या है 22। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारित किया जाता है। मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या है, न्यायाधीश मतलब जज, और जजों के जो भी खर्चे हैं वो किस पे रहते हैं, भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, भारत में साधारण चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। ध्यान रखना है पहले एज हमारे यहाँ 21 थी वोट करने की, इसको 18 कब कर दिया गया, मतलब आर्टिकल 326 के अंदर अमेंडमेंट कब किया गया, 61st अमेंडमेंट 1989। राजीव गांधी जी के समय में इसको एज को क्या कर दिया गया, 18 ईयर। क्लियर हो गई बात। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। ध्यान रखिएगा नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना 1992। अब आप दो लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा, गिरिजा व्यास और अगला है रेखा शर्मा। गिरिजा व्यास ध्यान रखिएगा 2 बार क्या रही हैं, नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष रही हैं, और रेखा शर्मा को दोबारा अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जो भी नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष रही हैं वो एक ही बार रहे हैं। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, अब अगली बात करते हैं अपन, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, कौन सी अनुसूची में दी गई है, कौन से शेड्यूल के अंदर। अपने को ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से अप्रूव लैंग्वेजेस हैं वो कहाँ दी हैं, तो 8th शेड्यूल के अंदर दी हैं। ध्यान रखना है आपको। और 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस दी हैं, 22। जब हमारा संविधान बना तब 14 लैंग्वेजेस दी थी, फिर 21st अमेंडमेंट हुआ, 71st अमेंडमेंट हुआ और 92nd अमेंडमेंट हुआ। 3 अमेंडमेंट्स के माध्यम से कितनी लैंग्वेजेस जुड़ी, 8 और जुड़ी, और 14 और 8 कितना हो गया, 22। 21st से 1, 73 से 4 और 92 से 3 लैंग्वेजेस जुड़ी हैं। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, अनुच्छेद 350 का के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब आपको मैं बता देता हूं, 343 से लेके पार्ट 17 के अंदर 351 तक ये जो आर्टिकल है ये हिंदी भाषा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। और इसी में बताया गया है कि हिंदी राजभाषा है। और इसी में 350 बी के अंदर, 350 खा के अंदर दिया गया है कि लैंग्विस्टिक बेसिस से जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए विशेष अधिकारी मतलब स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना क्या कहलाता है। मतलब क्या है, आपको डेथ सेंटेंस को क्या करना है, पोस्टपोन्ड करना है कुछ दिनों के लिए। क्लियर हो गई बात। या सस्पेंड करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिप्रेसिव प्रविलंबन। आपको पता है आर्टिकल 72 के अंदर क्या दिया है, पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट दी हुई है। क्लियर हो गई बात। और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रविलंबन। और इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए किसी लेडी को फांसी देना है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके प्रेग्नेंट का जो पीरियड है उस पीरियड पे उसको फांसी नहीं दी जाएगी। ऐसे कुछ प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। ध्यान रखिएगा पहली बात तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है 25 जुलाई 2022 से पहले भारत को नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। और भारत का एकमात्र राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जिसने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहा है, वो कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी। बहुत बड़ा नाम है, आपको ध्यान में रखना है। नीलम संजीव रेड्डी इज प्रेसिडेंट हु वर्क एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है, आर्टिकल 32 को किसने बोला है, सोल ऑफ हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अगली बात करते हैं, जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपने अधिकारता से बाहर जाकर निर्णय दिया है तब उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। मतलब क्या है, अगर ऐसा हो जाता है कि कोई भी
क्या है, अधीनस्थ न्यायालय मतलब नीचे का जो कोर्ट है ना, कोई ऐसा जजमेंट देता है जो उसके पावर के बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक सरसुरी उत्प्रेषण रिट जारी करेगा, इसको हम सरसुरी बोलते हैं, सरसुरी रिट जारी करेगा, जिसके थ्रू वो क्या बोलेगा कि भाई साहब अपने लिमिट में रहिए, लिमिट से बाहर जाकर आप डिसीजन नहीं देंगे। इसका बहुत ताजा एग्जांपल है, अभी ज्ञान वापी का मुद्दा हुआ, ज्ञान वापी के मुद्दा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को कहा कि तुम इसमें कोई भी डिसीजन नहीं दोगे, जो भी बोलना है मैं बोलूंगा, तुम शांत रहोगे, और लोअर कोर्ट को शांत रहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा, और ये सरसुरी का एक करंट का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 1953 के अंदर। मैं आपको बता देता हूं, फजल अली कमीशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसमें 3 लोग थे, हृदयनाथ कंजरू, के.एम. पन्नीकर और फजल अली। इन्हीं की रिकमेंडेशन पे 14th स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, और आपको मैं बता दूं इन्हीं की रिकमेंडेशन पर, इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पर क्षेत्रीय परिषद जो बनी थी, ध्यान रखिएगा, रीजनल काउंसिल जो बनी थी, जो 5 रीजनल काउंसिल हैं, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर बनी थी। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रति, आर्टिकल 75(3), इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति नहीं होगा, राज्यसभा के प्रति नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा, किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए कि भैया 3 स्टेज की जो पंचायत है उसके गठन का प्रस्ताव सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। आपको पता है कि भैया सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल हो गया था 1952 का, और इसको मॉनिटर, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्यों फेल हुआ, बलवंत राय मेहता समिति बनी, और इस समिति ने कहा कि भाई साहब देखो ऐसा है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होगी तभी आपके प्रोग्राम्स क्या होंगे, इंप्लीमेंट हो पाएंगे। क्लियर हो गई बात? इसी की सिफारिश पर क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला राजस्थान, ध्यान रखिएगा, क्या हुआ, पंचायती राज का गठन हुआ। अगली बात करते हैं, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक, सिंपल बिल या तो फाइनेंस बिल, इन दोनों के अंदर साधारण विधेयक, सिंपल बिल, वित्त विधेयक, मनी बिल के मामले में गतिरोध है, मतलब पास नहीं हो पा रहा है, तो ज्वाइंट सेशन की बात की गई है आर्टिकल 108 के अंदर। अब बात ये बोल रहा है कि अगर 108 के तहत अगर क्या है, कंबाइंड सेशन है, ज्वाइंट सेशन है, तो कौन प्रेसिडेंट होगा उस मीटिंग का, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष होगा, उसका कौन लीड करेगा, ध्यान रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर हो गई बात? आज तक 3 बार जो है क्या हुआ है, ज्वाइंट सेशन हुआ है, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में तीनों ज्वाइंट सेशन के बारे में बताना है। आइए अगली बात करते हैं, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, ध्यान रखिएगा, वर्क कमेटी, वर्किंग कमेटी, और नियम समिति, रूल कमेटी, और सामान्य प्रयोजन समिति, जनरल पर्पज कमेटी की महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता कौन करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कमेटीज है हमारे लोकसभा की, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करने से पहले आप हमारे इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और हमारी टेस्ट सीरीज है ये स्पर्धा नाम से, उसको अवेल करिए, करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगली बात, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने का अधिकार किसका है, ध्यान रखिएगा, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, ये कौन बताएगा, तो लोकसभा स्पीकर बताएंगे कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये आपको पता है, आर्टिकल 110, ये आपने पढ़ा होगा। अगली बात करते हैं, सरकारिया आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारिया कमीशन 1983, पुंची कमीशन 2007, दीज 2 कमीशन आर रिलेटेड विथ, ये दोनों कमीशन किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से क्या है, रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कल मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और लेके आऊंगा, तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से जितना हो सके शेयर करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू वेरी मच।